जय भीम साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड अवार्ड किसे कहते हैं, या फिर कम्युनल अवार्ड की सिफारिशें क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और ये पार्ट है पूना पैक्ट का। जब भी आप पूना पैक्ट की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहला जो काम है वो आता है कि कम्युनल अवार्ड ही जो है वो पूना पैक्ट का एक पार्ट है। कम्युनल अवार्ड क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अथक प्रयासों से ब्रिटिश हुकूमत को कन्विंस कर लिया था कि वो दलितों को विशेष अधिकार देने के लिए ब्रिटिश हुकूमत एग्री हो गई थी। और उस समय 16 अगस्त 1932 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमसे मैकडोनाल्ड ने जिसको रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं क्योंकि उस समय उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे, और कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, यह सांप्रदायिक अवार्ड कह सकते हैं एक तरीके से। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो दलित पक्ष के संदर्भ में ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी, जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि हम किसी भी चीज़ की जानकारी जब तक अधूरी रखते हैं तब तक लोग हमेशा हमको किसी न किसी बात को लेके दबाने लगते हैं, या फिर आधी अधूरी जानकारी को लेके लोग हमसे बहस करने लगते हैं और फिर वो हमको गलत साबित करने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने नॉलेज को, अपनी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि चीज़ें रियलिस्टिक हुई कैसे उस समय। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनल अवार्ड जो कि ना तो किसी किताब में पढ़ाया जाता है। आप जनरली इस बात को समझते होंगे कि भारत की किसी भी बुक या किताब में पूना पैक्ट को या कम्युनल अवार्ड को या डॉक्टर अंबेडकर के किसी भी संघर्ष को कोई तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। उसका रीज़न यही है कि अगर पढ़ा दिया तो जनता समझ जाएगी, और समझ जाएगी तो चालाकी पहचान जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ उस कम्युनल अवार्ड में, क्या-क्या चीज़ें दी गई थी। तो सबसे पहला जो काम उन्होंने दिया था वो था प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर दिया था। दूसरा उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था, मतलब जितने भी देश के अंदर अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए अलग निर्वाचन यानी अलग वोट डालने की व्यवस्था। अगला उन्होंने जो दिया था वो था कि दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार। यानी डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि दलित जो हैं वो हिंदू नहीं हैं, और उनका मानना था कि उनको जिस तरीके से मुसलमानों को, जिस तरीके से ईसाइयों को, जिस तरीके से बौद्ध को या पारसियों को अलग माना जा रहा है, ऐसे हिंदुओं को भी अलग माना जाए, मतलब दलितों को भी अलग माना जाए हिंदुओं से, और उनको अल्पसंख्यक कैटेगरी में रखा जाए। और इसके बाद उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसे मुस्लिमों के लिए दिया जा रहा था उस समय बताया गया कि दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। अगला था स्त्रियों या फिर महिलाओं के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। विशेष निर्वाचन क्षेत्र में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई थी। उन्हें सामान्य निर्वाचन और विशेष निर्वाचन दोनों जगह मतदान डालने का अधिकार दिया गया था। इसका मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारी जो निर्वाचन क्षेत्र था उसमें महिलाओं के लिए कुछ स्थान आरक्षित यानी रिज़र्व किए गए थे कि कुछ सीटों पर निर्वाचन जो है वो महिलाओं को दिया जाए। अगला था कि दलित जनजाति जो है यानी दलित जाति जो है उसमें मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था, यानी कि वो अपने लिए तो वोटिंग करेंगे ही, साथ में सामान्य निर्वाचन जो होगा देश के लिए उसमें भी उनको मतदान देने का अधिकार दिया गया। अगला आता है इसमें टॉपिक कि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों के निर्वाचन का अधिकार बना रहे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जो आरक्षित नहीं है या जो किसी भी अल्पसंख्यक या किसी भी विशेष क्या बोलते हैं जनसंख्या के लिए आरक्षित नहीं है, और जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है उसमें भी दलितों को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की यह व्यवस्था 20 सालों के लिए की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मतलब ये ऐसा चाहते थे कि वो 20 सालों के लिए उसको रिजर्व किया जाए या इस पद्धति को चलाया जाए। अगला था दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी जाए। ये सबसे मेन पॉइंट है कि दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उनको हिंदू ना मानकर उनको अल्पसंख्यक माना जाए। जैसे कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यक माना गया भारत के अंदर, उसी प्रकार दलितों को भी अल्पसंख्यक माना जाए। तो ये जो 7 पॉइंट हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और इन्हीं के बेस पर पूरा पूना पैक्ट टिका हुआ है।
उसका रीज़न ये है कि ये जो पॉइंट्स अभी आपने जो देखे हैं, ये बहुत ही छोटे-छोटे आपको लगे होंगे। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आपको अभी समझ में ना आए या आपको दिलचस्पी ना लगे, क्योंकि जनरल सी बात है, मैं यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट करने का प्रोसीजर से तो आया नहीं हूँ कि भाई मुझे तुमको एंटरटेन करना है। यहाँ पर ये वीडियो या फिर ये मेरा चैनल ये उन लोगों के लिए है जो जनरली इस बात को जानना चाहते हैं, जो इस बात को समझना चाहते हैं कि रियलिस्टिक हिस्ट्री क्या है? हकीकत में क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो अपने बारे में ना सोच के अपने पूरी समाज के बारे में सोचा। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी फैमिली, उनके परिवार का क्या हो रहा है, उनकी निजी ज़िंदगी का क्या हो रहा है। उन्होंने सारी चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ़ अपने समाज के बारे में सोचा। और हाँ, उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान भी स्थापित किया कि जो भारत का कोई और इंसान नहीं कर पाया। जिसे हम चाहे संविधान बनाना कह सकते हैं, संविधान को लिखना कह सकते हैं, अपनी पढ़ाई को लेके कह सकते हैं, अपने त्याग को लेके कह सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर ना कोई त्याग कर सकता है, ना कोई एजुकेटेड है, ना कोई पढ़ा लिखा है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के पास 3-3 पीएचडी थी। और ऐसा नहीं है कि वो पीएचडी यहाँ-वहाँ के किसी स्कूल से कॉलेज से कर ली या कोई इंडियन यूनिवर्सिटी से कर ली, जो कि आजकल ठेके पे हो जाती हैं कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप ठेके पे पीएचडी कर सकते हैं कि इतना-इतना ऐसा-ऐसा है। पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 2 पीएचडी। तो जो इंसान इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके और फिर वापस अपने देश आके और अपने लोगों के लिए इतना त्याग बलिदान करे, तो ये मैं कहता हूँ कि ये एक असामान्य बात है, जो जनरली कोई और भी इंसान, ना तो अभी तक उनके बाद कोई दूसरा इंसान ऐसा हुआ और ना आगे कभी भविष्य में होगा। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आपको इस कम्युनल अवार्ड को समझने के लिए आपको इन 7 पॉइंटों को एक बार और अच्छे से जानना है। आपको और अगर लगे तो ये बुक आप मँगवा लीजिए। इसका नाम है पूना पैक्ट। इस पूना पैक्ट के अंदर ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं जिसको आप पढ़ने के बाद आप दंग रह जाएँगे, कि जिसको हमें मूर्ख बनाने के लिए बहुत सारी बातें बना दी गई हैं। जैसे कहते हैं कि एक साहब हुए थे जिनको मैं नाम नहीं लूँगा, जिनकी हत्या कर दी गई थी लाठी चार्ज करके। और जब आप उस बात की सच्चाई जानेंगे कि उनकी हत्या एक्चुअली में लाठी चार्ज करके नहीं हुई थी। उन्होंने कर्ज़ ले रखा था विदेशी सरदारों से। विदेश में जो लोग रहते थे पंजाबी लोग, उनसे 70,000 रुपए उस समय उन्होंने कर्ज़ ले रखा था। और इस बात का खुलासा होने के डर से उन्हें वहाँ पर दिल का दौरा पड़ा, जबकि वहाँ पर कोई लाठीचार्ज या कुछ भी नहीं हुआ था। हालाँकि इस बात में सच्चाई कितनी है, क्या नहीं है, ये बात तो आपकी और मेरी मानसिकता से हम अंदाज़ा लगाते हैं। लाला लाजपत राय, जिनको कानूनी नोटिस आया था उस समय 70,000 रुपए वापस करने को लेके, तो अपनी गरिमा, अपनी समाज की इज़्ज़त को बचाने के लिए उन्हें उस समय बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वो झेल नहीं पाए, क्योंकि कट्टर हिंदू थे और उस समय के काफ़ी मतलब सर्टिफ़ाइड नेता थे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये था कम्युनल अवार्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को हुआ था और डॉक्टर रैमसे मैकडोनाल्ड पर इस पर साइन किया था, इसलिए इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है? और ये जो था, ये दलित, मुसलमान और पारसी या जितने भी हिंदुओं को छोड़ के अलग जितनी भी क्या बोलते कौम है, उन सब के लिए पूना पैक्ट के अंदर एक अलग व्यवस्था की गई थी। और इसीलिए इसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। ठीक है? इसके अगले पार्ट में हम पूना पैक्ट की शुरुआत के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।